केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास आठवले आज बड़ौदा शहर आ पहुंचे और जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद आयोजित की। पत्रकारों से रूबरू होते ही रामदास आठवले ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो सामाजिक न्याय के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी दी। साथ ही में विभिन्न प्रधानमंत्री योजनाओं समेत जो दलित परिवार और गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें जो रसोई गैस पहुंचाने की जो योजना थी उसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही में पत्रकारों के कई सवालों के सामने भी उन्होंने सभी तरह के उत्तर दिए। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होने वाले हैं उसकी भी बात उन्होंने पत्रकारों से की और किन राज्य में भाजपा को कुछ हद तक मुश्किल हो सकती है ये राज्य का नाम भी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकार परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए बताया। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार परिषद में जो तीखे सवाल थे पत्रकारों के उसके बारे में क्या कहा। पाटीदार के कम्युनिटी का जो विषय था तो किसको ओबीसी में लेना है या नहीं लेना है वो अधिकार हमारे मंत्रालय ने मतलब राज्यों को दे दिया है और इसके लिए हमने संविधान में संशोधन में हमने किया है और वो अधिकार राज्यों को दिया है। तो गुजरात राज्य सरकार को मेरा निवेदन है कि पाटीदार कम्युनिटी को ओबीसी में लेने का निर्णय जल्दी जल्दी ले, उसको हमारा पूरा समर्थन है। सर, संजय राउत की राकेश टिकैत से मुलाकात कितनी योग्य है, क्या मानते हैं? संजय राउत तो राकेश टिकैत को बहुत बार मिले हैं। मतलब संजय राउत का मिलने का ही काम है, जो हमारे विरोधी है उनको मिलने का काम ही वो करते हैं। अभी गुजरात में कांग्रेस के साथ वो जाने वाले थे लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट अनाउंस की है। राकेश टिकैत ने अनाउंस किया है कि चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है, किसानों की समस्या हल करने के लिए आंदोलन करना ही हमारा काम है। तो राकेश टिकैत ने हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इसी तरह का स्टैंड लिया है। तो महाराष्ट्र के बाहर कोई शिवसेना को पूछते नहीं है, तो इसीलिए राकेश टिकैत को मिलने से कोई शिवसेना को बिल्कुल फायदा होगा नहीं और वो मिलने में कोई दम नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना अपने 100 से अधिक विधायकों को लड़ाने जा रही है, भाजपा को कितना फर्क पड़ेगा? शिवसेना अपने कैंडिडेट को लड़ाने जा रही है और आरपीआई बीजेपी को आगे बढ़ाने जा रही है। तो इसीलिए अगर वो मतलब अगर सीट लड़ते तो वहाँ कोई शिवसेना ने इसके पहले भी सीटें लड़ी थी। 2017 में भी शिवसेना ने कुछ सीटें लड़ी थी लेकिन उनका पूरा डिपॉजिट भी पूरा चला गया था। तो शिवसेना वहाँ यूपी में लड़ने से कोई हमें नुकसान नहीं है। फंक्शन के लिए मैं इधर आया हूँ। दादा साहब फाल्के नाम से एक संस्था है, उन्होंने आज यहाँ वो फंक्शन रखा है और उसके साथ साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, वो स्टैचू को मैं देखकर अभी आया हूँ, इसीलिए थोड़ा आधा घंटा लेट हो गए। तो ये स्टैचू मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मतलब 182 मीटर का ये स्टैचू है। इतना बड़ा स्टैचू और किसका भी नहीं है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है लेकिन उससे भी डबल ऊंचा ये स्टैचू है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, वो राज्य अपने संस्थान थे जो अपने इंडिया में नहीं थे। तो संस्थान भारत में विलीन करने का जो काम है ये काम माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ए होम मिनिस्टर उन्होंने किया था। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के मतलब सरदार सरोवर के पास इतना बड़ा स्टैचू खड़ा करके देश के यूनिटी को और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और आज 16 जनवरी है और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, जो स्टार्टअप जो इंडिया है, तो मतलब पहले तो 5-6 साल पहले 500 उद्योग थे लेकिन अभी मतलब कई उद्योग मतलब बढ़ गए हैं और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बेरोजगारी को ख़त्म करना है, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है
इसी तरह का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्होंने गुजरात के विकास के लिए काम किया और आज उनको देश का विकास करने का मौका मिला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। एक विकास पुरुष के नाम से उनके तरफ देखा जाता है। और दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री के माध्यम से, दुनिया में जो भी मतलब प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, उनमें सबसे पॉपुलर व्यक्ति के माध्यम से मतलब उनका नाम पूरे दुनिया भर में आज है। तो हमें उनके बारे में बहुत बड़ा अभिमान है और हमें गर्व भी इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मतलब मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दलितों का जो आरक्षण है उसको कभी भी मतलब धक्का नहीं लगाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब देश का संविधान ये सरकार बदलेगी, दलितों का आरक्षण ये सरकार हटाएगी। इसी तरह का बकवास, इसी तरह का गलत प्रचार जो है, ये प्रचार विरोधी दलों के माध्यम से, कांग्रेस और विरोधी दलों के माध्यम से हो रहा है। उसमें मतलब हमारा कहना, दलितों को मेरा आह्वान है कि नरेंद्र मोदी जी दलितों के मित्र है, दलितों के लिए काम करने वाले नेता है। और आप लोगों ने देखा है और वो मतलब बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जब वो यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके जो सीएम का बंगला था वहाँ एक बुद्ध की मूर्ति, मतलब उसके अंदर जब हम एंट्री करते थे तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति अपने को नज़र आती थी। अभी भी वो बुद्ध की मूर्ति है। गांधी नगर के मतलब मंत्रालय के बाहर भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि शांति की दिशा से नरेंद्र मोदी जी जाना चाहते हैं। मतलब नेता के घर दलित लोग बहुत बार खाना खाते भी है, लेकिन जो अभी आपने देखा है कि भाई बीजेपी के तरफ से ये कोशिश है कि भाई हम दलितों को मानते हैं और दलितों के बारे में हमारे मन में श्रद्धा है, सहानुभूति है। और इसीलिए दलितों के घर जाकर खाना खाने का जो एक्सपेरिमेंट है जातीय व्यवस्था कम करने के लिए, वो बहुत बड़ा जरूरी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में जाकर दलित के घर पर खाना खाया था। माननीय अमित शाह जी ने भी मतलब एक बार दलितों के मतलब खाना खाया था। तो ये बात सही है कि आपका जो कहना है कि भाई दलितों के घर खाना खाना, ये भी बात सही है। लेकिन दलितों को अपने घर में बुलाकर खाना का खिलाना, ये भी मतलब बीजेपी ने करना चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें ओबीसी कम्युनिटी के ज़्यादा के कैंडिडेट है। तो मतलब ओबीसी का पॉपुलेशन देश भर में 52% है ऐसा मानते हैं। जिस कालेलकर आयोग का जो रिपोर्ट था उसके मुताबिक ओबीसी का पॉपुलेशन 52% मानते हैं। लेकिन ओबीसी की मांग है कि भाई हमारी पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, इसके लिए जाति के आधार पर या ओबीसी का जो जनगणना है ये हमारी जाति के आधार पर होनी चाहिए। तो रिपब्लिकन पार्टी की भी मांग ये है कि खाली ओबीसी की नहीं, तो सभी जाति की जनगणना जाति के आधार पर हो, ताकि ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, राजपूत कितने हैं, पाटीदार कितने हैं, ये जानकारी सभी देश को मिलेगी। तो इसीलिए आपका जो सवाल है कि भाई ओबीसी को ज़्यादा टिकट देने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, और जो जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उसका कोई नुकसान बीजेपी को होगा नहीं। बीजेपी ताकत से वहाँ लड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता यहाँ बीजेपी को मिलेगी। 2017 में भी ऐसा ही वातावरण था, लेकिन बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। तो इसीलिए 300 पार सीटें करने का जो ऐलान बीजेपी ने किया है उसके मुताबिक उनको 300 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। जहाँ कांग्रेस का कोई आदमी, बड़ा आदमी उधर नहीं गया है, क्योंकि वो उधर जाने के लिए डरता है। मतलब कांग्रेस पार्टी वाले इतना बड़ा स्टैचू देखकर उनको वहाँ जाकर चक्कर आएगी कि भाई इतना बड़ा स्टैचू है, मोदी ने इतना बड़ा काम किया है। तो उनको मालूम नहीं है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने उस स्टैचू को खड़ा के किया है। यहाँ कोई पार्टी का विषय तो नहीं था, लेकिन देश को यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था कि नर्मदा नदी पर एक बड़ा डैम होना चाहिए,
उसमें अभी कम से कम 10,000 लोगों को 10,000 गाँवों को पीने का पानी मिलता है। कम से कम 28 लाख से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को एग्रीकल्चर को पानी में मिलता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इच्छा थी कि भाई ऐसा डैम होना चाहिए, तो इसीलिए उसी डैम पर ही मतलब वो स्टैचू इतना खड़ा है, इतना बड़ा स्टैचू है और लोगों को जाने की पूरी सुविधा है, देखने की पूरी सुविधा है और वहाँ लिफ्ट भी है। और इसीलिए मतलब ये स्टैचू बनाने के लिए कम से कम 4.25 साल लगे थे। तो कांग्रेस वाले नहीं जा रहे, अच्छी बात है। और लेकिन उन्होंने उनका नहीं जाना, मैं कांग्रेस का निषेध करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू को नहीं देखने के लिए जाना एक गंभीर बात है। और ऐसे कांग्रेस को मतलब सबक सिखाने का काम जनता ने करना चाहिए। 2022 के गुजरात चुनाव में आपकी जो पार्टी आरपीआई, क्या वो चुनाव लड़ेगी गुजरात में? गुजरात में तो चुनाव लड़ने का तो हम बीजेपी के साथ बात करेंगे। हमारी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हर जिले में हमारी पार्टी का यूनिट है, कार्यकर्ता है। तो मैं देखेंगे कि अगर बीजेपी कुछ हमको 4-5 सीटें छोड़ती है तो बीजेपी के साथ हम रहेंगे। और बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, एनडीए में मुख्य पार्टी है। तो कुछ सीटों पर हम सीटें मांगने का कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।